नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले आज नीतीश सरकार का आखिरी बजट पेश किया गया और तेजस्वी यादव ने इस बार ये भविष्यवाणी कर दी कि अब ये लोग दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। वहीं महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से, जी हां, केंद्रीय मंत्री हैं रक्षा खड़से, उनकी बेटी से छेड़छाड़ में अब बीजेपी घिर गई है कि जब मंत्री की बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर मोदी कैसे बेटियों की सुरक्षा का दावा कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की खूब तारीफ की और साथ ही मोदी को बता दिया कि आप जिस विकास पर अपना दावा ठोकते हैं, असल में वो मनमोहन सिंह के समय शुरू करवाए गए काम थे। तो मोदी के दावों और फैसलों पर अब सवालों में तेजी आ रही है। वहीं मोदी जवाब देने की जगह सैर सपाटे में मगन है। आज मोदी के एक पुराने वीडियो और आज के एक वीडियो के साथ कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और मोदी की असलियत फिर से देश को दिखाई है। जरा इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ है इस पिटारे में दोस्तों। पहले देखिए एक पुराना वीडियो और आज का वीडियो नरेंद्र मोदी का। कांग्रेस ने ट्वीट किया, लेकिन इसमें है क्या खास, देखिए जरा। अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। तो कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन मोदी कर क्या रहे हैं? मोदी लक्षद्वीप में घूमें या गिर के जंगल की सैर करें, बीजेपी को इसमें भी मोदी काम करते हुए ही दिखते हैं। आप याद कीजिए, जिस समय पुलवामा कांड हुआ था उस समय नरेंद्र मोदी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो ये नरेंद्र मोदी हैं। और अगर राहुल गांधी 2-4 दिन के लिए कहीं प्रवास पर चले जाएं तो बीजेपी उनके घूमने या छुट्टी पर जाने पर तंज कसने लगती है और पूरा ट्रोल आर्मी जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ लग जाता है। खैर, अब कांग्रेस ने मोदी को जवाब देना सीख लिया है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। वहीं तेजस्वी यादव भी अब नीतीश कुमार और बीजेपी पर करारा जवाब देते हैं। आज के बजट के बाद तेजस्वी यादव ने जो भविष्यवाणी की है उसके खास मायने देखे जा रहे हैं, क्योंकि आज विधानसभा में, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच इशारों में हुई बातों पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि बजट की तेजस्वी यादव ने जमकर धज्जियां भी उड़ाई हैं। जरा तेजस्वी यादव को देख लेते हैं, सुन लेते हैं बजट के बाद क्या कह रहे हैं मीडिया से चर्चा में तेजस्वी यादव। सुनिए। बिहार का बजट जो है वो पेश किया गया है और ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है, मगर इससे जमीनी सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और पूरी तरीके से जब हम लोगों की सरकार 2015 में महागठबंधन की थी, उस जमाने से ही ये बात, पुरानी बातें दोहराई गई है। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनेगा। शायद इनको स्टेडियम की परिभाषा समझ में नहीं आती है। आज तक 10 सालों में या इतने सालों में आज तक जो है किसी भी प्रखंड में ढंग का स्टेडियम आज तक नहीं बना है। वही पुरानी बातें जो 5 घंटों में जो है पटना पहुंचेंगे, 4 घंटों में पहुंचेंगे, लेकिन स्थिति क्या है? पुल पुलिया टूटता रहता है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता रहता है। एक पुल, मेगा जो पुल जो बन रहा है वो एक बार नहीं 3-3 बार टूटता है, फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों को बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। हम लोगों को लगा कि इस आखिरी बजट में जो इस मौजूदा सरकार, जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं।
तो सुन लिया, ये इन लोगों का आखिरी बजट है और ये अब सत्ता में वापस दोबारा नहीं आएंगे। यानी तेजस्वी यादव का चुनाव के पहले दिया गया ये बयान क्या वाकई सच होता है, इस पर अभी से कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी, ये तय हो गया है। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के भी अगले महीने पापा की पार्टी ज्वाइन करने यानी जेडीयू ज्वाइन करने की खबरें हैं। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो क्या वो इंडिया के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ जेडीयू पहले की तरह बनी रहेगी, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वैसे नीतीश कुमार के आज के बजट में जिस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया है, वो बता रहा है कि विपक्ष का दबाव सरकार पर असर दिखा रहा है। विपक्ष का जो प्रेशर है वो सरकार पर असर दिखा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में भी आज सियासी हलचल उस वक्त और बढ़ गई दोस्तों, जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा से पूरी तरह निकाल बाहर कर दिया। कल ही हम लोग इसी न्यूज पॉइंट पे चर्चा कर रहे थे मायावती जी की और उनके भतीजे यानी आकाश आनंद की। तब कल उन्होंने आकाश आनंद को जिन जिम्मेदारियों से निकाला था उसकी हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज मायावती ने पूरी तरह से किक आउट कर दिया अपने भतीजे आकाश आनंद को। कल मायावती ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था और कहा था कि अब उनके जीते जी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। अब मायावती ने भतीजे को एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट लिखकर खूब सुनाया है। आइए जरा मायावती ने अपने भतीजे को क्या कुछ सुनाया है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लिखकर, ये देखिए। एक के बाद एक नहीं बल्कि तीन ट्वीट। देखिए, बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश ने जो अब लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वो उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं, बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूं। अतः परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री काशीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। ये इन्होंने फैसला सुना दिया। जैसे कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है, वैसे ही मायावती ने आकाश आनंद को दंड देकर पार्टी पर अपना दबदबा साबित कर दिया। इस फैसले से उन्होंने बीजेपी को भी एक अनकहा संदेश दे दिया है कि बसपा को वो अपने हिसाब से चलाएंगी। या ये भी संदेश है कि आकाश आनंद या ऐसा कोई भी दूसरा जो बीजेपी के लिए, बीजेपी के हित में न रहे, यानी हमको बी टीम बने रहने में मददगार जो साबित नहीं होगा, उसको हम किक आउट कर देंगे। क्या ऐसा है? या ऐसा है कि बसपा को बीजेपी भी नहीं चलाएगी, हम अपने हिसाब से चलाएंगे अपनी पार्टी को। वहीं आज मायावती के दूसरे भतीजे यानी अखिलेश यादव, जी हां, अखिलेश यादव भी बुआ बबुआ का रिलेशन आप जानते हैं, तो बुआ बबुआ मतलब बबुआ भतीजा हुआ। तो दूसरा भतीजा जो है वो अखिलेश यादव, उन्होंने भी एक ट्वीट में ऐसा ही अनकहा संदेश बीजेपी को दिया है। मामला मायावती से रिलेटेड नहीं है, मामला कुछ और है। मामला है नीति आयोग के पूर्व सीईओ के एक बयान से। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि 90 घंटे काम करने वाले लोग जो हैं, यानी सीधा 90 घंटे आप काम कीजिए। और इस बयान पर सीधे युवा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एक ट्वीट लिखा है अखिलेश यादव ने और बीजेपी को निशाने पर लिया है। दरअसल हुआ यह है कि अमिताभ कांत की सिफारिश है कि देश में 90 घंटे काम होना चाहिए, सप्ताह में 90 घंटे काम, यानी एक दिन की छुट्टी और बाकी 6 दिन आप 15 घंटे काम कीजिए। क्या 15 घंटे काम, यहां 9 घंटे काम और 8 घंटे काम में हालत खराब रहती है, आप 15 घंटे काम करना पसंद करेंगे? खैर, इसी मसले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और बीजेपी को निशाने पर
लेते हुए कहा है कि जब अर्थव्यवस्था की प्रगति का फायदा कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलना है तो ऐसी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए या 100 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, जनता को उससे क्या फायदा। सच्चा आर्थिक न्याय तो यही कहता है कि समृद्धि का लाभ सबको बराबर से मिले, लेकिन भाजपा सरकार में तो यह संभव ही नहीं है। तो आज कहीं इशारों में तो कहीं सीधे सीधे, यानी कहीं इशारों में तो कहीं सीधे सीधे मोदी पर सवाल भी दागे गए और बीजेपी सरकार की पोल भी खोली गई। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का असर अब सरकार पर होने लगा है। तो क्या विपक्ष के दबाव में आ गए हैं नरेंद्र मोदी? क्या विपक्ष के दबाव में आ गए हैं? एक बड़ा सवाल है नरेंद्र मोदी के ऊपर। सवाल यह भी है कि बिहार में चुनाव से पहले सियासत जो तेज हुई है उसमें तेजस्वी यादव का बयान कितना मायने रखता है। सवाल यह भी है कि जो उधर बजट सेशन में भाषण दे रहे थे उमर अब्दुल्ला, और वहां पर सीधे नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे और सीधी तारीफ कर रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उसके क्या मायने हैं। सवाल यह भी है कि मायावती ने आखिर अपने भतीजे को टोटली किक आउट अपनी पार्टी से क्यों कर दिया। बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब क्या घूम फिर कर नरेंद्र मोदी के पास आता है? चलिए ढूंढ के निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, जम्मू कश्मीर से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, और थोड़ी सी चर्चा उधर रक्षा खड़से की भी। रक्षा खड़से जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, युवा कल्याण विभाग उनके पास है, केंद्रीय राज्य मंत्री, और उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़। भाजपा की नेत्री हैं, लोकसभा की सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो दूसरों के साथ क्यों नहीं हो सकता। ये बहुत सारे सवाल हैं, नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देने की जरूरत है। लेकिन चलते हैं सबसे पहले हम बिहार में आज बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इशारे कर रहे हैं नीतीश कुमार किसी और की तरफ, लोग कह रहे हैं अपने भतीजे की तरफ इशारा कर रहे हैं। चल क्या रहा है बिहार में आज आखिरी बजट, और तेजस्वी यादव का बयान कितना मायने रखता है? आप इसमें कुछ और दूसरे राज्यों का जोड़ना चाहें तो प्लीज जोड़िए। जी राजीव जी, यूपी से शुरू कर रहे हैं पहले जी। बहुजन समाज पार्टी, बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए आकाश आनंद ने भी एक जवाब लिखा है और वो जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। उस जवाब में उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो उनके निष्कासन से, उनको पार्टी के तमाम पदों से हटाए जाने से संन्यास लेने नहीं जा रहे हैं, वो राजनीति करेंगे। अभी वो युवा है तो एक ऑप्शन उन्होंने खुला छोड़ दिया कि वो राजनीति अब करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करेंगे। अब 2 तरीके की बातें आती हैं इसमें। एक तरफ तो मायावती के समर्थकों को जरूर लगेगा कि मायावती बहुत ही स्ट्रांग नेता और निकल कर आई है इससे, लेकिन क्या पार्टी इससे मजबूत हुई है? मायावती के मजबूत होने से क्या पार्टी मजबूत हुई है? तो जवाब है कि पार्टी कमजोर हुई है, और पार्टी के अंदर जो युवा समर्थक है उसको जरूर निराशा होगी। दूसरी बात देखिए, आकाश आनंद के सामने भी बहुत सारे विकल्प है। क्या वो नई पार्टी बना ले, क्या वो किसी और पार्टी में जाए, या कोई मायावती से पैचअप हो वापिस आए। उनके सामने तमाम विकल्प खुले हुए। वो अभी युवा है, और जो युवा नेतृत्व इस देश में है उनमें सबसे युवा वही है इस वक्त। उनकी राजनीति बड़ी स्पष्ट है। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था लोकसभा चुनाव के दौरान, और जो उनका समर्थक है, बहुजन समाज पार्टी का समर्थक है, जो उनके मूल आंदोलन का समर्थक है, वो आरएसएस का समर्थक नहीं हो सकता, बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकता। वो मनुवाद के खिलाफ का जो है समर्थक है,
उसके साथ जुड़ता है वो। तो आकाश आनंद ने अपनी राजनीति तय की है कि वो बहुजन समाज की राजनीति करेंगे और बीजेपी के खिलाफ राजनीति करेंगे। यहां से मायावती और उनके बीच में एक लाइन खिंचती है। युवा नेतृत्व दलित समाज में उत्तर प्रदेश से, उसमें एक वैक्यूम है। मायावती अब उसमें गिनती उनकी नहीं होती है। तो मायावती क्या बीएसपी को रिवाइव कर पाएंगी? जवाब आता है कि बहुत मुश्किल है। यहां से वो रिवाइव करने की स्थिति में नहीं है जी। आकाश आनंद के सामने एक स्पष्ट तौर पे चुनौती ये है कि क्या वो आम आदमी पार्टी ने एक रास्ता अख्तियार किया था कि वो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है बहुत समय तक। उसके बाद वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। यानी आपकी राजनीति जो है वो एकला चलो की राजनीति नहीं हो सकती आज के दौर में। आज के दौर में अगर आप एकला चलों की राजनीति करेंगे, अकेले चलने की राजनीति करेंगे, तो आपका रास्ता ओवैसी की तरफ जाता है कि आप सिर्फ एक वोट काटने वाली पार्टी बन के रह जाएंगे। मायावती के सामने अब यही एक संकट है, दुविधा है कि क्या वो चुनाव जीतने वाली पार्टी बने या ओवैसी की पार्टी की तरह वोट काटने वाली पार्टी बने। जी। आनंद के सामने, आकाश आनंद के सामने ये एक सवाल है और मुझे लगता है कि आकाश आनंद जल्दी ही कुछ न कुछ फैसला करेंगे। और अगर आकाश आनंद को ये फैसला करने में समय वक्त लग रहा हो, रिसोर्सेज ना हो उनके पास, तो दूसरी विपक्षी पार्टियों को, खासकर कांग्रेस को, उनकी मदद करनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया पहलू जरूर जुड़ने जा रहा है। जो लोग ये मान के चल रहे थे, हम लोग भी ऐसा मान के चलते थे कि बीएसपी धीमे धीमे अब हाशिए की तरफ जाएगी, मायावती चुनावी राजनीति से बाहर हो रही हैं। राहुल गांधी ने भी इसको इंडिकेट किया था और राहुल गांधी के उस बयान के बाद ही ये पहिया चल पड़ा और यहां तक मामला आ गया। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी बहुत कुछ हमको देखना है। जहां तक बात बिहार की है, बिहार का बजट, जैसा तेजस्वी ने कहा कि आखिरी बजट था, उस आखिरी बजट में उनको बहुत कुछ करना था। यूनियन गवर्नमेंट को, केंद्रीय बजट में भी बिहार के लिए काफी कुछ किया गया, काफी कुछ पैसा रखा गया, लेकिन जो बिहार के मूलभूत सवाल है और जिसमें मुख्य तौर पे रोजगार का सवाल है, वो इन दोनों, ना केंद्रीय बजट से ना बिहार के बजट से सॉल्व होता हुआ दिखाई देता है। तो बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार कितना आगे तक ले जाएंगे जेडीयू को, ये हम देख चुके हैं कि जब उन्होंने बीजेपी के 7 नए मंत्रियों को शपथ दिला दी, तो उसी से संकेत मिल गया था कि नीतीश कुमार बेहद कमजोर हो चुके हैं। अब क्या वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो बीजेपी में समाहित हो जाएं या अपनी कोई राजनीतिक वजूद को कायम रखें? वो उसके इशारे जरूर मिलते हैं कि वो राजनीतिक वजूद अपना कायम रखने के पक्ष में है। वो जैसे दिल्ली आते हैं या अपने बेटे के जरिए जो उनके बयान आते हैं, बीजेपी के छोटे नेताओं के जो बयान आ रहे हैं कि चुनाव नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगा, लेकिन जिनको कहना है वो नहीं कह रहे हैं। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं जी। तो जिनको कहना है वो नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव होगा। और यही सवाल बीजेपी या बिहार की राजनीति को अगले कुछ महीनों में इसका जवाब ढूंढना है। बीजेपी के पास ये जवाब, बीजेपी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के बगैर नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री वो नहीं बनाएंगे। ये वो बीजेपी की अब तक की रणनीति तय हो चुका है। जी राज, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू, और यहाँ पे ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के लिए एक ओपन चैप्टर खोल चुकी है, जहां कुछ भी नहीं, सब कुछ ब्लैंक है। और
उसमें नीतीश कुमार का नाम नहीं है, यानी नीतीश कुमार आउट हैं। बीजेपी की मुख्यमंत्री की लिस्ट से नीतीश कुमार आउट हैं, लेकिन वहां पर एक एंट्री हो रही है नीतीश कुमार के बेटे की। क्या सियासत उसी ढंग से बिहार में अब आगे बढ़ेगी जिसमें लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और अब नीतीश कुमार के बेटे यहां पर निशांत कुमार, क्या ये तीन अलग अलग युवा मिलकर, और यहां दिल्ली में राहुल गांधी, देश की और खासकर जब हम बिहार की बात करेंगे अगले 6 महीने और साल भर लगातार बिहार की ही बात होगी, क्योंकि 6 महीने बाद वहां चुनाव होना है। तो उससे पहले जब कहा जा रहा है कि अगले महीने यानी अप्रैल के महीने में निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी चर्चा खूब चल रही है। और यहां से अगर निशांत जेडीयू ज्वाइन करते हैं तो क्या नीतीश बाबू की राजनीति यहां कुछ और होने जा रही है? यह भी एक बड़ा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उत्तर प्रदेश आते हैं तो आकाश आनंद, जिनके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, आकाश आनंद की राजनीति क्या उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में वहां और भी दूसरे युवा दलित नेता काम कर रहे हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद हैं? क्या उस दिशा में जाएंगे या कुछ और होगा? तो बहुत कुछ है। जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत बहुत मजेदार, अगर कहें तो ठीक से जैसे आप लोग विश्लेषण करते हैं, अगर उस गहराई से विश्लेषण किया जाए जिन मुद्दों को मैं यहां उठा रहा हूं, तो क्या कुछ आता है? यहां एक अच्छी बात, यहां पर एक पॉइंट यहां पर रेज की है प्रशांत टंडन जी ने, और उसमें सबसे बड़ी चीज आकाश आनंद क्या ऐसे ही बैठ जाएंगे, जो खुद लिख रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं बैठने वाला। निशांत कुमार क्या सिर्फ बयानबाजी के लिए है कि क्योंकि पापा को आप मुख्यमंत्री फिर से बना दीजिए, बस इतने बयान के लिए हैं, या आगे की सियासत के लिए भी हैं? और अगर ये दोनों सियासत में हैं तो फिर सियासी समीकरण क्या कहेंगे? धन्यवाद राजीव जी। दोनों चुपचाप बैठ जाएंगे या निशांत जी यूं ही बयान दे रहे हैं, यह निष्कर्ष बड़ा बहुत ही सरलीकृत निष्कर्ष है। आपने कहा कि अगले महीने में जेडीयू ज्वाइन कर लेंगे। आपने अभी तक निशांत कुमार को कभी भी बिना किसी जदयू नेता के अगल बगल खड़े हुए देखा? कहीं भी कोई पब्लिक में अभी आप देख लीजिए जी। और जिसमें सबसे पीछे आपको दिखाई पड़ रहे हैं श्रवण कुमार जी। श्रवण कुमार जी नीतीश कुमार के सबसे विश्वसनीय नेता हैं, वो कैबिनेट में उनके सदस्य भी हैं। उत्तर प्रदेश में जब नीतीश कुमार जी के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी लोकसभा में, तो लगातार उन सभी संसदीय क्षेत्रों में घूम रहे थे जहां पे नीतीश कुमार के लड़ने की संभावना थी। वो लगातार जयंत कुमार के साथ लगे हुए हैं। वो तो वो ऐसा नहीं है कि उनकी बातें केवल आप यूं ही वो कोई बात कर रहा है, उसमें जदयू के लोग शामिल हैं उनकी आवाज में, ऐसा संभव है नहीं। और कोई भी राजनीतिक दल क्यों स्वीकार कर लेगा? अगर आप किसी राजनीतिक दल को हाशिए पर डालना चाहते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल इसको क्यों स्वीकार कर लेगा? नीतीश कुमार जी की आप मान लीजिए कि अंतिम पाली हो, उसके बावजूद भी वो क्या ये अपनी पार्टी को सरेंडर कर देंगे? तो ये तो होने वाला नहीं है। यह जरूर है, कल अभी मेरी एक बात हो रही थी, बड़े समाजवादी नेता हैं और नीतीश कुमार जी के बड़े करीबी, उन्होंने बड़े विश्वासपूर्वक हमसे कहा कि वो बीजेपी छोड़ के जाने वाले नहीं है। आप लोग नीतीश कुमार को जानते नहीं हैं और आप लोग जिन निष्कर्षों पे, जिन तथ्यों पे आप बात कर रहे हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। और बड़े मुतमईन थे, उन्होंने तमाम अपने पुराने अनुभवों को भी हमारे साथ साझा किया था यही। और लोहिया विचार मंच के बड़े प्रतिष्ठित नेता है। लेकिन मेरा अपना सोचना यह है कि आखिर नीतीश कुमार जी अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो क्या वो अपने जनाधार को बचा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये कहती रही है और कह भी रही है कि वह बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, और क्या वो अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मजबूत रहने पर अपना मुख्यमंत्री वो बना लेगी? संभव है ये? तो ये जयंत कुमार की जो बातें, निशांत कुमार की जो बातें हैं, वह उसी दिशा में है कि वो अपनी पार्टी को और अपने जनाधार को किसी भी तरह से उसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। रही बात आप उत्तर प्रदेश की, जो आकाश आनंद को मायावती जी ने पार्टी से बाहर निकाला है, इसका कोई सकारात्मक पक्ष मैं नहीं देखता। यह दबाव में लिया गया एक निर्णय मैं समझता हूं। आखिर आकाश
आनंद ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी ने उनको निकाल दिया? आकाश आनंद के रहते हुए मायावती जी के नेतृत्व पर बहुजन समाज पार्टी के भीतर कैडर में और लीडरशिप में कोई भाई भतीजावाद के नाते तो कोई विद्रोह की स्थिति है नहीं। उनके समर्थकों में भी कोई नाराजगी नहीं देखी। कहीं एक आदमी कोई बोलने वाला नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं नहीं मायावती जी भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही हैं। वो तो भी स्थिति नहीं थी। जो राजनीतिक परिपक्वता आकाश आनंद ने दिखाई है, अपने समर्थकों को, अपने मतदाताओं को, अपने संगठन को एकजुट रखने के लिए, उस पर भी आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। उनका जो आकाश आनंद की सक्रियता और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ती हुई आक्रामकता, यह भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रही है। अगर आकाश आनंद, जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वह कांग्रेस के करीब है, उनके ऊपर आरोप लग रहा है, उनके ससुर जी पर आरोप लग रहे हैं कि वह इंडिया दल समूह के करीब है। तो अगर यह राजनीतिक रूप से तथ्य है तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको स्वीकार नहीं कर सकती। और अगर वो कांग्रेस के करीब है और इंडिया दल समूह के करीब है तो यह भी है कि वह अपने मतदाताओं को और अपने जनाधार को बचाए रखना चाहते हैं। इस तथ्य से भी आप विश्लेषित कर सकते हैं कि मायावती जी का आज जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले कभी भी सरकार बनाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई औपचारिक गठबंधन नहीं रहा। आज केवल आरोप लग रहे हैं कि वह बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। स्थिति क्या बन गई? उनका जनाधार 22% से घट करके 9% पे आ गया। एक सांसद नहीं जिता पाई। एक विधायक जो विधानसभा में जीत करके आए, वह बहुजन समाज पार्टी की जीत नहीं है, उमाशंकर सिंह जी की निजी जीत मैं मानता हूं, या कोई भी यहां के राजनीति को समझने वाला कोई व्यक्ति इस बात को जानता है। तो बीएसपी की बीजेपी के साथ निकटता के संदेह के नाम पर बीएसपी अपने जनाधार को खुद चली जा रही है। और अगर वह बीजेपी के साथ औपचारिक रूप से नजदीक चली गई तो फिर उसके पास जनाधार बचेगा क्या? इस बात को तो आकाश आनंद जैसे लोग समझ रहे हैं। उनको अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है, बीएसपी की राजनीति को, और इस तथ्य को बीजेपी पचा नहीं सकती, संभव ही नहीं है। आकाश आनंद का मजबूत होना या आकाश आनंद जिस तेवरों के साथ बीएसपी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वह बीजेपी के लिए घातक है। बीजेपी दलित समुदाय में अपनी घुसपैठ को, अपने जनाधार को बढ़ाने की लगातार कोशिश करती रही, लेकिन इंडिया दल समूह के बनने के बाद समाजवादी पार्टी, जिसके प्रति दलितों का कोई आकर्षण नहीं रहा, दलित समाजवादी पार्टी के को लेकर के बहुत ही उत्साहित नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद समाजवादी पार्टी ने दलित समुदाय का समाजवादी पार्टी के प्रति जो नाराजगी थी वो काफी कुछ कम हुई। और यह जो समाजवादी पार्टी के प्रति या इंडिया दल समूह के प्रति दलितों का बढ़ता हुआ जन समर्थन है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी की घंटी है। वह आकाश आनंद जैसे लोगों को नहीं बर्दाश्त कर सकती। अन्यथा मायावती जी के द्वारा आकाश आनंद को हटाने का कोई फायदा बीएसपी को मिलता हो मुझे नहीं दिखता। न तो उससे उनका संगठन मजबूत होता है, न तो उनके कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ते हैं, न वो भाई भतीजावाद के आरोप के जिससे बात की जा रही है उससे मुक्त होने की कोई सवाल पैदा होता है। आखिर क्यों हटाएंगे? और आज के दौर में आज बीएसपी के पास कोई बड़ा चेहरा कौन सा है जो मतदाताओं के बीच में एक संवाद कायम कर सके, उन लोगों को बीएसपी के पास वापस ला सके जो उसके साथ दूर होते हुए दिखाई पड़ रहा है। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के उस आंदोलन के चेहरा है, उस आंदोलन की आवाज है जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी जानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी दलित चेतना की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी दलित समुदाय को समाज में बेहतर स्थान दिलाने के लिए एक संघर्ष करती हुई पार्टी है। यह पार्टी हिंदुत्व के राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकती, और अगर वो स्वीकार करने की कोशिश करेगी तो उसका समर्थक उसको छोड़ के चला जाएगा, उन संगठनों के साथ, उन दलों की ओर जाएगा जो सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलित उत्थान की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी किसी की बात नहीं करती। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश, मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया निर्णय है जिसमें उन्होंने मायावती जी ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया, या पार्टी से विभिन्न पदों से उनको मुक्त किया और उनके ससुर जी को पार्टी से बाहर किया। लेकिन बहुजन समाज
मायावती जी का यह निर्णय इस बात, ये जो उन्होंने वक्तव्य आया बीएसपी की ओर से, यह इस बात का संकेत है कि बहुजन समाज पार्टी के भीतर उनके कार्यकर्ताओं में, उनके कैडर में, उनकी लीडरशिप में इंडिया दल समूह को लेकर के एक सकारात्मक सोच डेवलप कर रही है कि उनका राजनीतिक भविष्य इंडिया दल समूह के साथ है, और उनको अपने आप को इस टैग से मुक्त करना होगा कि वह हिंदुत्व की राजनीति का समर्थन करते हुए बीजेपी के साथ है, या उनकी राजनीति से किसी भी तरह से बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, अन्यथा वो अपने जनाधार को लगातार खोते चले जाएंगे। दोनों स्थितियां, यह निर्णय मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया निर्णय है, और आकाश आनंद का यह कहना कि वह यूं ही नहीं बैठेंगे, वो सक्रिय रहेंगे, वह इस बात का है कि वह उस राजनीति को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो हिंदुत्व के राजनीति के खिलाफ है, और वो अपने संगठन, अपने दल, अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ जुड़े रखने की कोशिश करेंगे। मेरा आपके प्रश्न के जवाब में मेरा यह कहना है कि निशांत कुमार और आकाश आनंद, इन दोनों की जो राजनीति में बढ़ती हुई दिलचस्पी है या बढ़ती हुई सक्रियता है, वह कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं हो सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। हम दो युवा नेताओं की भी बात कर रहे हैं, निशांत कुमार की बात कर रहे हैं, जिस बारे में अभी अपने विचार, अपनी राय रख रहे थे यहाँ सुनील शुक्ला जी, और साथ साथ इधर आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं, उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने उनका नाम सामने रखा था, घोषित किया था। उसके बाद पिछले साल भर में, पिछले खासकर नवंबर से लेकर अभी तक में जो कुछ हुआ है, उसमें आज पूरा का पूरा बाहर, अपनी पार्टी से बाहर निकालते हुए मायावती ने एक नहीं बल्कि 3 ट्वीट किए, और उसके बाद उधर आकाश आनंद ने भी ट्वीट किए और अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं। तो एक तरफ आकाश आनंद है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर सीधी चर्चा यही हो रही है कि बीजेपी चाहती है कि आने वाले समय में, यानी इस चुनाव के बाद, जब अगर उनके पास अपनी सरकार बनाने की नौबत आती है, तो फिर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने बिहार में। और इधर निशांत कुमार और उनके तमाम साथी यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री के रूप में, प्रत्याशी के रूप में घोषित हों। आज बजट सेशन था, आज से बजट की शुरुआत हुई है, बजट पेश किया गया है वहाँ पे, और इस मौके पर भी वहाँ पर बहुत सारी बातें आई हैं, जिसमें तेजस्वी यादव ने हमला बोला है, दूसरी तरफ नीतीश और तेजस्वी के बीच इशारों में कुछ बातों को लेकर भी चर्चा चल रही है। क्या कुछ रहा है वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन क्या युवाओं की एक जो अगली पंक्ति है वो तैयार हो चुकी है देश की सियासत में? ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है, इस पे चर्चा करनी चाहिए। और क्या अगर युवाओं की अगली पंक्ति तैयार हो गई है तो क्या सियासत बदलने वाली है? और क्या नरेंद्र मोदी के लिए एक नई चुनौती यहां सामने आ रही है? अगर निशांत, क्योंकि आज श्रवण कुमार की बात कर रहे थे और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगले कुछ दिनों में एक बिहार में एक अच्छी खबर आप लोगों को मिलने वाली है। क्या ये वही खबर है जिसमें निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? और अगर निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन करते हैं और उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो क्या फैसला लेंगे कि नरेंद्र मोदी का समर्थन वापस ले लिया जाए? अगर ऐसा होता है तो क्या सरकार गिर जाएगी? क्या बिहार के साथ लोकसभा चुनाव भी हम देखेंगे? बहुत सारे सवाल तो उठते हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। जी हाँ राजीव जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि नेताओं की अगली पीढ़ी आई है, लेकिन अगर आप देखें तो अगली पीढ़ी के, दूसरी पीढ़ी के, युवा पीढ़ी के नेता ही हैं। स्टालिन भी युवा पीढ़ी के हैं, नायडू भी युवा पीढ़ी के हैं, और महाराष्ट्र में अजित पवार भी बाद की पीढ़ी के, सेकंड जनरेशन के पॉलिटिशियन। अब सवाल ये कि जिस तरीके से आकाश आनंद को हटाया गया, रखा गया, ऐसा चर्चा ये मैंने सुनी है कि आकाश आनंद के बढ़ते प्रभाव से मायावती चिंतित थी, और वे जिस अंदाज में राजनीति करना चाहती थी, उस अंदाज में उन्हें लगा कि शायद आकाश आनंद उन्हें टेक ओवर कर लें। इसीलिए अब उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे जीते जी अब मैं अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी, यानी जो बनेगा पार्टी में मेरे बाद बनेगा। लेकिन बिहार में स्थिति उल्टी, वहां नीतीश कुमार वयोवृद्ध हैं, भूल जाते हैं, कुछ का कुछ बोल देते हैं, थके हुए भी लगते हैं कई बार। उनके सामने यह है कि
क्या मैं अपनी कुर्सी बीजेपी के लिए छोड़ूं या अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए तैयारी रखूं कि वो व्यक्ति आए और कुर्सी संभाले। लेकिन राजतंत्र तो है नहीं कि नीतीश कुमार की जगह उनका बेटा आ जाएगा, तो ये चिंता नीतीश कुमार को है ही। एक बात आप जरूर देखिए कि बिहार के जितने भी बड़े बड़े नेता राजनीति में आए या पूरे भारत के नए नेता राजनीति में आए, उन सबका बड़ा राजनीतिक संघर्ष का अनुभव रहा, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चिराग पासवान हो और नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। इन सब ने बड़ी समाजवादी राजनीति में बड़ी मेहनत की और ये जड़ों से जुड़े रहे हैं। तो इन्होंने जो काम राजनीति में किया, जिस तरीके से इन्होंने विपक्ष में रहकर लाठियां खाई है, आंदोलन किए हैं, इनकी आने वाली पीढ़ी के में कहां वो जरूरत। अब आकाश आनंद को देखिए, विलायत में पढ़े हैं, ससुर जी सांसद रहे हैं, बड़े भाई भी नेता हैं, पत्नी डॉक्टर है जो बड़ी प्रभावशाली है, पार्टी में वो भी प्रभावशाली है। दरअसल जिस तरीके से आकाश आनंद का प्रभाव बढ़ रहा था वो मायावती जी को लग रहा होगा, लेकिन अब आकाश आनंद क्या करेंगे, उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिकली, शायद उन्होंने मायावती जी से ही राजनीति सीखी होगी, उन्होंने कहा कि मैं तो दलितों की राजनीति करूंगा, पिछड़ों की राजनीति करता रहूंगा और वही काम करूंगा जो सर्वजन हिताय होगा, सबके हित की बात करूंगा। ये बातें उन्होंने कही, जिससे लगता है कि वे अपने पत्ते जल्दी खोलने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं और दिल से लगा रहूंगा। ऐसे बयान कोई बहुत ही चतुर मंजा हुआ राजनेता बयान देता है, ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं। तो ये मान सकते हैं कि आकाश अपने पत्ते जल्दी नहीं खोलेंगे, पहले वो देखेंगे कि इंडिया अलायंस की तरफ से उनको कितना क्या ऑफर आता है, क्या वो मोल भाव करने की स्थिति में होंगे या नहीं, और बीजेपी की तरफ से भी क्या वो मोल भाव करने की स्थिति में होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में और बिहार में कई नेता, एक के बाद एक कई नेता जो विपक्ष में रहे हैं, बीजेपी के साथ गलबहियां करते नजर आ रहे हैं। तो और बीजेपी उन लोगों को पूरी तरह से एंटरटेन करती है, उन्हें महत्व देती है कि भाई आप आ जाओ ताकि हमारा कुछ कामकाज बढ़े। बिहार में नीतीश कुमार जानते हैं, वो भी जानते, पहले वैसे पूरा बिहार ही जानता है कि नीतीश कुमार दोबारा सीएम नहीं बनेंगे। अगर नीतीश कुमार की पार्टी वाले गठबंधन को यानी एनडीए को भी अगर पूर्ण बहुमत मिले तो भी नीतीश कुमार बनने वाले नहीं है। और ये काठ की हांडी बीजेपी कितनी बार चढ़ाएगी ये बात बीजेपी जानती है। तो बीजेपी काठ की हांडी को बार बार चूल्हे पर चढ़ाने के पक्ष में नहीं होगी। नीतीश कुमार को लगता है कि मेरा भविष्य क्या है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पारी बहुत अच्छी खेल ली है और मुझे लगता है नहीं कि उन्हें और लालच करना चाहिए लंबी पारी के लिए। उन्होंने बहुत सारे समझौते अपनी पारी के लिए किए हैं, एक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए किए, और इससे उनकी प्रतिष्ठा दिन ब दिन कम हुई है। अगर वे सत्ता का लोभ नहीं रखते इतना तो शायद उनकी प्रतिष्ठा ज्यादा होती और अगले चुनाव में वे भी ज्यादा प्रभावशाली तरीके से अपने लोगों के सामने जा सकते थे, वोट मांग सकते थे। अब जी एक और मुद्दा वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की बातें करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बयान देते हैं, उनके बारे में जो बयान आते हैं, बड़े मजेदार पहलू ये है कि वो यही कहते हैं कि भाई हम तो लगे रहते हैं देश के पक्ष में। और मजेदार है प्रसंग, वो सारे प्रसंग मजेदार है। मोदी जी की विदेश यात्राओं से लेकर उनके बयान, उनकी छुट्टियां, उनके कूनों उद्यान में उनके चीतों के साथ उनकी तस्वीरें, ये सारी चीजें दिलचस्प है। तो मुझे लगता है पूरा विपक्ष बिहार में राजनीति में आने के लिए बिहार में पूरा सक्रिय हो चुका है और एक हो चुका है, उसकी रणनीति बन चुकी है। और बीजेपी थोड़ी दबाव में है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो बिहार में अपनी जुगत भिड़ाए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जुगत एक हद तक मायावती को लेकर कामयाब रही है और मायावती अब दोबारा खड़ी हो पाएंगी, मुझे इसमें शक लगता है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल।
मायावती दोबारा क्या खड़ी हो पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या यहाँ से जो एक दूसरी लाइन तैयार हो रही है, युवाओं की पीढ़ी जो है अब वो आगे राजनीति में है, चाहे निशांत कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे इधर अखिलेश यादव को भी आप देख लीजिए, वो उनको भी लेकर आए थे मुलायम सिंह यादव, तेजस्वी यादव को, और वहीं बिहार में चिराग पासवान को देखिए। ये तमाम नेता जो दूसरी पंक्ति के हैं, वो दूसरी पीढ़ी के हैं, वो अगर सामने आ रहे हैं तो क्या सियासत में कोई परिवर्तन देखने वाले हैं हम? और अगर निशांत कुमार बिहार में कमान संभालते हैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, तो फिर क्या जो बात वो पहले से, जो डिमांड उनकी पहले से है कि मेरे पिताजी को यानी नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए एनडीए की तरफ से, और ऐसा नहीं होता है तो क्या समर्थन वापसी तक की नौबत आ जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं बिहार से भी। कई सारे साथी कहते हैं कि आप लगातार बिहार पर चर्चा कर रहे हैं। अब क्या करें दोस्तों, चर्चा तो बिहार की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव वहां है और वहां से खबरें इतनी आती हैं। एपिसेंटर है, आने वाले समय में ये एपिसेंटर बनने जा रहा है देश की राजनीति का, और ऐसे भी पहले से है, क्योंकि एक बैसाखी तो नीतीश बाबू बने हुए हैं ही केंद्र की सत्ता में, और दूसरी बैसाखी जो हैं वो उधर चंद्रबाबू नायडू हैं। अगर नीतीश बाबू अपने पैर खींच लेते हैं, नीतीश न खींच पाए तो निशांत अगर खींचने में मदद करते हैं, तो फिर क्या होगा? उधर एकनाथ शिंदे लगातार नाराज चल रहे हैं। जो साथी हमारे महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि एकनाथ शिंदे कितने नाराज हैं। और एक साथी हमारे जुड़ गए हैं इसी कार्यक्रम में, धनंजय कुमार जी, उसी महाराष्ट्र में मुंबई से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत करता हूं धनंजय जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। बिहार और महाराष्ट्र दोनों चैप्टर खोल के बैठा हूं, और आपके लिए दोनों चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपकी जन्मभूमि, दूसरा कर्मभूमि, और उस हिसाब से, उस लिहाज से भी आप दोनों की सियासत को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या निशांत के आने के बाद सियासत में हम बदलाव देखने जा रहे हैं, और क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? रक्षा खड़से की बेटी जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो फिर कौन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं? कौन सा दावा करते हैं नरेंद्र मोदी देश भर में, और क्या बातें करते रहे हैं अभी तक देश के गृह मंत्री की? उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं क्योंकि वहीं वो भाषण दिया था, लेकिन पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या चल रहा है जब मंत्री की बेटी ही सुरक्षित नहीं है? तो इसलिए जी, लेकिन यहाँ मेरी आवाज आ रही है? जी जी, यहाँ चैप्टर सिर्फ ये नहीं है, चैप्टर है शिंदे से लेकर उधर नीतीश कुमार तक और उनके बेटे निशांत कुमार तक, और साथ में मायावती के भतीजे जो बाहर कर दिए गए हैं वो भी, आकाश आनंद तक। देखिए, महाराष्ट्र और बिहार में फिलहाल कह सकते हैं कि दोनों लगभग एक ही पिच पर है। महाराष्ट्र में चुनाव हो चुका, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी कोशिश में है कि सारे साथियों को निपटा करके हम अकेले सत्ता में आ जाएं। बिहार में भी बीजेपी इसी कोशिश में है कि सबको निपटा करके हम अकेले सत्ता में आ जाएं। नीतीश कुमार अभी तक निपटे नहीं हैं, निशांत कुमार का वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार को लाया गया है, लेकिन ये उद्धव ठाकरे क्या बनेंगे, ये एक सवाल बनेगा। उद्धव ठाकरे को लंबा वक्त लगा और फाइनली क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे को निपटा दिया बीजेपी अपने तरीके से। अब निपटे कि नहीं निपटे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निशांत कुमार अभी बच्चे हैं, अभी कच्चे हैं इस मामले में। उनका चेहरा कितना भी आप इस्तेमाल कीजिएगा तो नीतीश कुमार की जगह ले नहीं सकते, जैसे लालू जी की जगह तेजस्वी नहीं ले पा रहे। तो महाराष्ट्र में जैसे देखिए कि शिंदे के साथ जो चल रहा है, महाराष्ट्र में तो अभी अपने आप को मजबूत करने की लड़ाई चल रही है। अभी शिंदे के लिए कोई खतरा नहीं कि शिंदे को हटा दिया जाएगा या फला कर दिया जाएगा, ये पॉसिबल है नहीं। हालांकि शिंदे ये जुगत में है कि कैसे अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखे ताकि हमारी पार्टी बची रहे। और जो चुनाव है दरअसल बीएमसी का या और नगर निगमों के चुनाव होंगे, उसमें कैसे अपनी मजबूत स्थिति बनाएं और हम जो है अपनी बीजेपी के साथ सही निगोशिएशन कर सके। ये शिंदे साहब की चिंता है महाराष्ट्र में। बिहार में चिंता थोड़ी अलग है। बिहार में चिंता में बीजेपी, और बीजेपी में चिंता में इसलिए है कि क्या नीतीश कुमार से वो सत्ता छीन पाएगी बीजेपी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल को अगर इस तरह से देखिएगा कि नीतीश कुमार बचेंगे कि नहीं बचेंगे तो सही दृश्य दिखेगा नहीं, वो गलत दृश्य है।
आपको देखना होगा कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार से सत्ता छीन पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब आप देखते हैं कि बीजेपी क्या नीतीश कुमार से सत्ता छीन पाएगी, तो 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार को पटकनी देने की तमाम कोशिशें बीजेपी ने की, चिराग पासवान को लगा दिया, नीतीश कुमार कमजोर हो गए, लेकिन क्या सत्ता छीन पाई बीजेपी? नहीं छीन पाई। लोकसभा चुनाव में 12 सीटें आ गई नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार खत्म हो गए, नीतीश कुमार अब कहीं रहने वाले नहीं है, नीतीश कुमार को और बीजेपी रौंद देगी, पता नहीं क्या क्या नैरेटिव चलाएगा। लेकिन नीतीश कुमार तो वैसे ही अपनी ताकत के साथ खड़े हैं, और नारा दिया जा रहा है बिहार में कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो 25 से 30 फिर से नीतीश में बीजेपी का कोई नेता तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब फिर बात आती है कि जो प्रशांत किशोर को लगाया गया है, प्रशांत किशोर क्या करेंगे? प्रशांत किशोर कुछ नहीं करेंगे। अब फिर दो इंपॉर्टेंट बात है जिसको कहना बड़ा जरूरी है। एक तो है कि आज का जो बजट है उसको अगर आप देखिए, आज के बजट को, तो बजट को पेश करने वाला कौन है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी कौन सी जात का आदमी? अब जाति पे आ रहा हूं, पहली बार मैं इस तरह के व्याकरण खोल रहा हूं। वो क्वेरी है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के पिताजी नीतीश कुमार के साथ पॉलिटिक्स में थे। उसके बाद नीतीश कुमार कुर्मी, सम्राट चौधरी क्वेरी, क्वेरी कुर्मी नीतीश कुमार का वोट बैंक है। और आज जो वहां पे विधानसभा में जो बैठे हुए थे, जहां सम्राट चौधरी पढ़ रहे थे बजट, तो नीतीश कुमार के बगल में सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी के बगल में विजय सिन्हा, विजय सिन्हा के बगल में विजय चौधरी। विजय सिन्हा दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो भूमिहार जाति से आते हैं, जो जमुई इलाका, उस तरफ का इलाका उनका है। फिर जो है ये विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के सबसे बड़े नजदीकी माने जाते हैं, राजपूत समाज से आते हैं। तो राजपूत, भूमिहार, ये दोनों साथ बैठे। जो सवर्ण हैं पीछे मंगल पांडे ब्राह्मण, वो भी ले लीजिए, मैं जान करके ये बोल रहा हूं। अब कुर्मी क्वेरी एक साथ। अब जब बजट संपन्न हुआ, बजट का भाषण कंप्लीट हो गया, तो आपने देखा होगा नीतीश कुमार ने उठ करके उनको गले लगाया सम्राट चौधरी को। जी, ये भी एक मैसेज दे रहा है, ये भी एक मैसेज जा रहा है। जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो महादलित समाज है, और जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये सब, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, उनको उन्होंने मैसेज दिया कि भाई कुशवाहा जो है तभी सुरक्षित है जब नीतीश कुमार साथ में है। फिर आप देखिए कि जो बजट है उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है वो शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है। 3.25 लाख करोड़ का बजट है, और उसमें से 61,000 करोड़ रुपया जो है शिक्षा पे है। शिक्षा इस बार बिहार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लगातार हम लोग कहते रहे कि शिक्षा की स्थिति खराब है, जबकि शिक्षा सबसे बड़ी जरूरत है बिहार के युवाओं के लिए। क्योंकि बिहार के युवाओं के पास बिजनेस नहीं है, रोजगार नहीं है। वहां के रोजगार जो है वो नौकरियां ढूंढेंगे, चाहे सरकारी नौकरियां हो, चाहे प्राइवेट कंपनियों की नौकरियां हो, और इसलिए जरूरी है कि और गरीब लोग बिहार में भरे। अब जब उन्होंने कहा है कि 61,000 करोड़ का बजट बनाया है, और उसके लिए उन्होंने किया है कि ब्लॉक लेवल पे, जो तालुका स्तर पे है, प्रखंड स्तर पर है, वो डिग्री कॉलेज खोलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और ये आप याद कीजिए, झारखंड के चुनाव में हेमंत सोरेन ने ये दिया था कि हम ब्लॉक लेवल पे डिग्री कॉलेज खोलेंगे। हालांकि अब तक कोई खबर नहीं है कितने डिग्री कॉलेज खोले हेमंत सोरेन, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार इस पर ध्यान दिया। दूसरा, उन्होंने बजट का जो बड़ा हिस्सा लिया है वो स्वास्थ्य के लिए लिया है, और स्वास्थ्य में 20,000 करोड़ के आसपास का बजट रखा। पटना का जो पीएमसीएच हॉस्पिटल है वो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, उसका बजट ऑलरेडी एलोकेटेड है पहले से। तो दूसरा बजट सबसे ज्यादा है स्वास्थ्य पे। तीसरा बजट सबसे ज्यादा है ग्रामीण विकास पर और सामाजिक न्याय पे। आप देखिए कि जो पिछड़ा, दलित, ये जो समाज है, उसके बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप है उसको 1,000 से बढ़ा करके 2,000 कर दिया गया प्री मैट्रिक वालों का। उसके अलावा जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया है। तो पूरा का पूरा बजट में आप देखिए कि वो दिख रहा है कि बिहार के गरीब लोग, क्योंकि सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है नीतीश कुमार का, वो बीजेपी की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है। सामाजिक न्याय का एजेंडा इस तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है कि ईडब्ल्यूएस तो लागू कर दिया नीतीश कुमार, सवर्णों को तो आरक्षण मिल गया, धोखे में फंस गए, लेकिन जो पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए था, जो बढ़ाया गया था प्रतिशत, वो नहीं हो पाया। हाईकोर्ट में वो रुक गया, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला देने से इनकार कर दिया कि हम उसको रोकेंगे। फिर वो नबी अनुसूची की बात आई, उसमें भी डाल नहीं सके। तो नहीं डाल सके तो फिर दिक्कत हुई कि भाई सामाजिक न्याय कैसे हो। तो ये जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे बजट है कि फ्री स्वास्थ्य, फ्री सुरक्षा, शिक्षा कैसे गरीबों को मिले, पिछड़ों को मिले, दलितों को मिले, ये नीतीश कुमार देखिएगा इसको कैश करें। अब बीजेपी ने अपने बजट में रखा है 7 एयरपोर्ट बनाएंगे। एक बड़ा धूमधाम से शुरू किया गया था दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट चल नहीं पाया, वहां से अब जहाज नहीं चल रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, क्योंकि जहाज का कोई भरोसा नहीं, कब कैंसिल कर दिया जाए। तो बाकी जो 7 एयरपोर्ट बना रहा है वो झुंझुना है, जो बीजेपी बजाती रहती है झुंझुना, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। फिर एक और उनका एजेंडा है जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार के जो खान पान है, बिहार की जो संस्कृति है, बिहार के जो पर्व त्योहार है, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे और बिहार को इन्वेस्टमेंट लाएंगे। ये तमाम जो है वो बीजेपी का एजेंडा है, उसके माध्यम से वो धर्म का खेल खेलते हैं। जैसे कुंभ का खेल खेला, वहां छठ का खेलने की बात कर रहे हैं, वहां दूसरे जो पर्व त्योहार छोटे छोटे होते हैं जैसे जो महाराष्ट्र में करते रहते हैं, उस तरह का एक घुसने का तरीका अपना रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार क्या करते हैं? नीतीश कुमार ने एक तीर से 2 शिकार किया। उन्होंने दोस्त को भी निपटा दिया बीजेपी को, और दुश्मन जो है उनके साथ जो आरजेडी है, फिलहाल दुश्मन मान लीजिए फिलहाल, और कांग्रेस है, सबको निपटाया है। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट बहस है बिहार में, और दोनों में जिस तरह से उन्होंने बजट रखा है, अब सवाल है कि जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उस पर बीजेपी की निगाह है, उस पर कांग्रेस की निगाह है, नीतीश कुमार की भी निगाह है कि हमारा वोट बैंक ये छीन लें। और ये जो बजट है वो नीतीश कुमार के वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए है। जो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को गले लगाया उठ करके, खड़ा होकर के, उससे भी पता चलता है कि कोयरी कुर्मी और जो पिछड़ों को जो मैसेज देने का काम है नीतीश कुमार दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यह बजट बता रहा है कि नीतीश कुमार ताकतवर हैं, और नीतीश कुमार को अभी धमका पाना, उनको गिरा पाना आसान नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं, लास्ट 2 लाइन और बोल देता हूँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो केंद्र में जो 12 सांसद हैं सब बीजेपी में चले जाएंगे, जो पार्टी में जीत करके लाएंगे नीतीश कुमार सबको तोड़ लेंगे। सब हलवा समझ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में उन्होंने एक खास किया है कि वो नेताओं को खड़ा नहीं होने दिया। नीतीश कुमार ने वोट बैंक खड़ा किया है, जो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता के साथ जुड़ा हुआ वोट बैंक है कि नीतीश कुमार रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। अभी भी बिहार जाइएगा तो लोग बोलते हैं, चाहे वो प्रशासन का मामला हो, चाहे वो दंगा, अभी जमुई में जो झाझा थाना में जो दंगा कराने की कोशिश की गई, जो बिहार बीजेपी हर जगह खेलती है दाव, उसमें प्रशासन ने बड़ी चुस्ती से काम किया, और जो अपराधी थे, हिंदूवादी थे, तो भी उनको अरेस्ट किया गया, और मुसलमानों के घर पे बुलडोजर नहीं चले जो आदित्यनाथ चलाते रहते। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार ने जो बजट के माध्यम से जो मैसेज दिया है, या जिस तरह से प्रशासन पे कंट्रोल रखा है, उससे ये पता लग रहा है कि नीतीश कुमार नहीं है और अपने के साथ है। अब एक और सवाल उठता है, क्या वो आरजेडी के साथ जाएंगे? रखा है आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक, वो थोड़ा हो रही है। दोबारा आता हूँ, लंबा हो भी गया, थोड़ा सा रोकता हूँ आपको धनंजय जी, क्योंकि बहुत कुछ इसमें समेटने की हम कोशिश कर रहे हैं, और बहुत माइनर लेवल पे नहीं, बहुत सूक्ष्म विश्लेषण की अभी आवश्यकता नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा इसका जो 3 प्रमुख बिंदु है उस पर हम लोग आते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, जिसमें निशांत कुमार, क्योंकि देखिए इसका बिहार की सियासत का बार बार मैं ये जिक्र ला रहा हूँ कि बिहार की सियासत का असर देश की सियासत पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर पड़ेगा। और अगर नीतीश कुमार को, जैसा निशांत एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बयानों में कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को अगर आप मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाते हैं, उन्होंने साफ साफ घोषणा, उन्होंने डिमांड रखी है कि उनको बनाया जाए। अगर नहीं बनाते हैं तो क्या होगा? दूसरी तरफ ये देखिए कि जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप आरजेडी के साथ जाएंगे, तो इस पर वो चुप्पी साध जाते हैं, इस पर ये नहीं कहते कि नहीं। जब लालू प्रसाद यादव के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि पापा और लालू यादव दोनों साथ ही हैं, साथ साथ राजनीति की, जेपी आंदोलन में साथ रहे, और अगर ये है तो इसका मतलब बचपन इन दोनों का के साथ गुजरा है निशांत का। और ये भी तय मानिए कि अगर यहां अमित शाह के कहने पे प्रशांत किशोर जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, कोई और जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बन सकता है, तो निशांत का जेडीयू का अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकता?
यानी कि चुनाव से पहले हम ये सारे घटनाक्रम को अभी देखेंगे, और अगर ये देखेंगे तो देश की सियासत में भी उलट-पुलट देखेंगे, क्योंकि नीतीश बाबू और निशांत बाबू दोनों में बहुत फर्क है, वो साफ दिखाई दे रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनील शुक्ला जी ने कही थी कि निशांत जब भी बयान दे रहे हैं मीडिया के आगे तो पीछे देखिए कौन लोग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी इन्होंने कि पीछे देखिए कौन लोग हैं, ये जेडीयू के लोग हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, वरिष्ठ नेता हैं। इसलिए ये सियासत किस दिशा में जाने वाली है, इस पे चर्चा कर रहे हैं रामलिंदु उपाध्याय जी। निशांत कुमार को लेकर जो बातें चल रही हैं, और निश्चित तौर पर निशांत कुमार की एंट्री तो हो चुकी है, देखिए उसकी बस घोषणा बाकी है। क्योंकि निशांत कुमार का जो पहला इंटरेक्शन हुआ मीडिया के साथ, उसमें उनसे जो सवाल पूछे गए उसके जो उन्होंने जवाब दिए वो एक बहुत ही सधे हुए राजनेता के जवाब है, वो किसी न्यू कमर के जवाब आपको नहीं लग सकते। जिन मसलों पे खामोश हो जाना चाहिए उस खामोशी का क्या अर्थ निकाला जाए, उन्होंने लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि क्या खामोशी से आप अर्थ निकाल सकते हैं, और जिन पर उनको खुल के बोलना था उस पर वो खुलकर बोले। और राजीव जी उन्होंने जो एक बात कही कि हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहेंगे, भाई जब आपने पार्टी ज्वाइन ही नहीं की तो आपकी कौन सी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आप कह रहे हैं कि पिताजी की जो नीतियां जन जन तक पहुंचाइए। इसका मतलब कि वो अपनी पार्टी जनता दल यू इसको वो स्वीकार कर चुके हैं कि जनता दल यू उनकी पार्टी है, वो आगे उसको आता संभालेंगे। दूसरा बात राजीव जी, नीतीश कुमार ने भी या निशांत कुमार ने भी ये कोई संकेत नहीं दिया है कि नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो जाएंगे। निशांत कुमार ने भी ये कहा है कि नीतीश कुमार को जो है वो घोषित करे एनडीए अपना मुख्यमंत्री पद का फेस। ये साफ साफ उनकी मांग, और जेपी नड्डा जब पटना में मौजूद थे और नीतीश कुमार उनसे मिलने जाने वाले थे, ठीक उससे पहले उनका ये बयान आता है राजीव जी। और स्पष्ट तौर पे देखा जाए तो उन्होंने बॉल जो है वो मोदी जी के या कहिए बीजेपी के पाले में फेंक दिए कि अब क्या करना है बीजेपी को कि वो नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती है कि नहीं करती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जो है राजीव जी, जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका, वो अभी भी बच रहा है नीतीश कुमार का नाम लेने से। अब प्रधानमंत्री ने उनके जन्मदिन पर बधाई दी तो ये तो कहा कि आपके नेतृत्व में विकास किया है, लेकिन आगे विकास करेगा ये बात नहीं कही गई। तो ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि निशांत कुमार ने जो बात कही और नीतीश कुमार जिस तरीके से सदी हुई बातें कर रहे हैं, और मतलब नीतीश कुमार जो चाल चल रहे हैं, वो सब एक तरीके से आने वाले दिनों के संकेत दे रहे हैं। देखिए राजीव, अब ये कहा जाता है कि अमित शाह के कहने पर संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, तो ठीक है, अभी चूंकि चुनाव दूर है तो अमित शाह के कहने से कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। प्रशांत किशोर को भी बनाया गया था, कार्यक्रम उपाध्यक्ष बनाया गया था, अमित शाह के कहने से बनाया गया था। लेकिन पार्टी पर कोई कब्जा कर लेगा तो नीतीश कुमार ऐसा नहीं होने देंगे, ये साफ संकेत उन्होंने दे दिया है। और ये भी संकेत दे दिया है कि पार्टी संभालने के लिए आगे निशांत कुमार तैयार हैं, और 5 साल में सत्ता ये या विपक्ष की जिसकी भी राजनीति हो वो करते हुए निशांत कुमार आगे बढ़कर बढ़िया नेतृत्व करेंगे, ये उन्होंने संकेत दे दिया। दूसरा राजनीति जिसकी आपने शुरुआत की कि युवा नेतृत्व जो उभर रहा है, और युवा नेतृत्व क्या, देखिए बिहार से ही युवा नेतृत्व की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान का परसों राजीव जी जो बयान आया है वो बहुत स्पष्ट है। और देखिए एनडीए में किसी ने घोषणा नहीं की कि नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने खुलकर घोषणा कर दी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे एनडीए की तरफ से। ये साफ कर दिया चिराग पासवान ने। अब चिराग पासवान एनडीए के क्या है जो उन्होंने घोषणा कर दी, कुछ भी नहीं है भाई, एक दल है आप उसमें, लेकिन एनडीए की तरफ से चिराग पासवान ने घोषणा कर दी। तो यानी राजीव जी बीजेपी को ये संकेत जो है वो क्षेत्रीय दल जो बिहार के हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना ऐसा पूरा हो जाएगा, तो सपना पूरा नहीं होना है। अगर बीजेपी इस तरीके की कोशिश करेगी तो एनडीए बिहार में टूट जाएगा। और राजीव जी अगर बिहार में एनडीए टूटता है तो ये सिर्फ बिहार में नहीं टूटेगा, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। चंद्रबाबू नायडू भी टूटेंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के सामने दूसरी तरीके का संकट है। उनके सामने संकट डिलिमिटेशन वाला जो साउथ में मामला खड़ा हो गया वो है। डिलिमिटेशन को लेकर जिस तरीके से पूरे दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है, और अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं या एनडीए टूटता है बिहार में, तो चंद्रबाबू नायडू वहां रहकर क्या करेंगे, डिलिमिटेशन करवाएंगे, क्या सीटें कम करवाएंगे आंध्र प्रदेश की, तो ये उनके सामने संकट होगा। तो यानी वहां भी खतरा होगा। तो जिस तरीके से आपने कहा कि शिंदे जो लगातार नाराज है, तो शिंदे भी इन लोगों के सबके संपर्क में है। तो यानी राजीव जी अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार की या निशांत कुमार की बात नहीं मानी तो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। अब युवा नेतृत्व को लेकर आज सुबह जो तेजस्वी का राजीव जी एक जो बयान आया है
वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरी अभी कच्ची उम्र है लेकिन जुबान का पक्का है, लेकिन उम्र मेरी कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है, और मैं कोई 75 साल का नहीं हूं, मैं अभी मुझे लंबी राजनीति करनी है, मैं वही कहूंगा जो मैं कर सकता हूं। तो ये संकेत तेजस्वी ने दे दिया कि अब युवा पीढ़ी जो है वो आगे आएगी और युवा पीढ़ी आकर के अब टेक ओवर करेगी। तो ये संकेत वहां से राजीव जी मिल चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी अगर आकाश आनंद कुछ करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पोस्ट लिखी है उसमें वही बातें कि मैं मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ, ये सारी बातें जो कही हैं, तो यानी एक तरीके से उन्होंने भी संकेत दे दिए हैं कि वो राजनीति करेंगे और बहन जी निकालें या रखें उससे उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब राजीव जी जो बीएसपी का कैडर है, जाहिर सी बात है कि उस कैडर के अंदर जो अकुलाहट है कि बहन जी मूवमेंट के साथ जो है, मिशन के साथ जो है वो न्याय नहीं कर रही हैं और बीजेपी के इशारे पर खेल रही है, ये आम जो उनका मूवमेंट का कार्यकर्ता है वो समझता है। उसके लिए आकाश आनंद एक रोशनी की किरण की तरीके से दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ भी राजीव जी हो सकता है कि बहन जी का बीएसपी को डुबोना चाहती हैं तो डुबोए, लेकिन बचाने के लिए आकाश आनंद आगे आएंगे। अब वो चाहे बीएसपी ए बने और चाहे बीएसपी पूरी बने, कुछ भी हो, तो ये लेकिन तैयार है मतलब मामला कि यहाँ बीएसपी जो है वो बीजेपी की मतलब जो नीति है उसके अनुसार उस तरीके से खत्म होने वाली नहीं है जैसा बीजेपी चाहती है। तो पूरे देश में राजीव जी ये युवा नेतृत्व जो है ये उभर कर आ रहा है। क्या समीकरण बनते हैं, कौन किसके साथ जाता है? राहुल गांधी भी युवा है, उनको लेकर तमाम बातें हो रही हैं। बिहार का चुनाव है, उन्होंने वहां युवा अपना प्रभारी बनाकर भेजा है, कृष्ण अल्लावरू को, बिल्कुल यंग है एकदम। तो यानी युवा नेतृत्व उभारने की बात हो रही है। और कल राजीव जी परसों सदाकत आश्रम में कार्यक्रम था, कृष्ण अल्लावरू ने वहां बड़ी मजबूत बात कही। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जहां तक संगठन में सवाल है तो ओबीसी और ईबीसी को मिलेगा इसमें प्रतिनिधित्व, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर राजीव जी जो खबरें चल रही थी उस पर उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ इतना नहीं है कि सब यहाँ प्रतिनिधित्व ही देना है, प्रतिनिधित्व के साथ साथ जनाधार वाला व्यक्ति हो जो जीत कर आए। उन्होंने कहा कि हमें 2020 के चुनाव से सबक लेना है कि हम लड़े 70 सीटों पे, जीते हम 20 पर, और फिर दुनिया ने हमारे बारे में क्या क्या कहा, तो हम वो स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। जो जनाधार वाले लोग हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। तो यानी राजीव जी अब एक कुल मिलाकर ये कहा जाए कि युवा नेतृत्व विपक्ष में जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के यहाँ कौन सा युवा नेतृत्व है ये मोदी जी जाने, क्योंकि मोदी जी तो अभी राजीव जी बच्चे अध्यक्ष तो खोज नहीं पा रहे हैं मोदी जी, पार्टी उनकी कहाँ अध्यक्ष है आज अभी समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी युवा नेतृत्व तो बाद में खोजेंगे ना। बीजेपी का अध्यक्ष, उसका चुनाव कब होना था, जरा ये सोचिए प्रशांत टंडन जी, ये हम लोगों को ही खोज के देना होगा क्या? बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं खोज पा रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल कब का खत्म हो गया, कौन है अध्यक्ष, कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल उनका है कि स्टेट लेवल के इलेक्शन हो जाएंगे तब करेंगे, लेकिन आप देखिए कांग्रेस ने इसको कैसे कर दिया। और नड्डा लगातार दूसरी या तीसरी बार नॉमिनेटेड अध्यक्ष हैं। तो नॉमिनेटेड अध्यक्ष तो बीजेपी में है और ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बीजेपी के सामने ये संकट है कि आरएसएस नड्डा जी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अगर ये हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव वैसे नहीं होते जैसे कि आए नतीजे, तो नड्डा जी का रिप्लेसमेंट आ गया होता अब तक। थोड़ा सा राजनीतिक रूप से मोदी जी मजबूत हो गए ये 3 विधानसभाओं में, तो नड्डा जी बच गए। वरना आरएसएस नहीं चाहती कि नड्डा जी को जो है वो कंटिन्यू किया जाए। और नड्डा जी भी आरएसएस के बारे में कोई बहुत अच्छा नहीं बोलते रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया था कि हमको ज़रूरत नहीं आरएसएस की। अब देखते हैं कि बीजेपी किसको लाती है, क्या करती है, ये बीजेपी देखे। लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि वो भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और कांग्रेस के ऊपर, ये विपक्षी नेताओं के ऊपर मोदी जी रैलियों से बड़े बड़े आरोप लगाते हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, फलानी परिवार की कंपनियां हैं। तो ये भी तो ऐसी ही कंपनी है, परिवार हो या गुट हो, कोई एक ही बात है जी। आप कौन सा लोकतंत्र है वहां पे? अगर आपका नॉमिनेटेड अध्यक्ष होना है, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी इतनी सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है तीसरी बार। एक राजीव जी बात करना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र में हुआ रक्षा खड़से की बेटी के साथ, वो बहुत
ही चौंकाने वाला, बहुत दुखद, बहुत अलार्मिंग है। एक तो रक्षा खडसे की बेटी महाशिवरात्रि के बाद के मेले में कहीं थी, वो उनके सुरक्षा गार्ड उनके साथ थे, क्योंकि वो मंत्री हैं। उनके दादाजी, जो बेटी जो विक्टिम है, उसके दादाजी भी मंत्री रहे हैं, वो भी एकनाथ खडसे बड़े नेता रहे और दलित नेता, महाराष्ट्र के प्रभावशाली दलित नेता रहे। रक्षा खडसे उनकी बहू हैं जी, और वो भी तीसरी बार सांसद हैं, मंत्री हैं। उनको थाने जाना पड़ा, तब एफआईआर हुई। आप सोचिए कि कहां पहुंच गए हम लोग। और उसमें जो मुख्य अक्यूज्ड है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी का बताया जा रहा। खुद इस बात को मुख्यमंत्री भी मान चुके हैं कि उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता है। गिरफ्तारियां कुछ हुई हैं, पता नहीं उसकी गिरफ्तारी भी हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है कि एक महिला, जो कि एक लड़की जो कि मंत्री की बेटी है उसके ग्रैंडफादर मिनिस्टर रहे हैं, महाराष्ट्र के बहुत प्रभावशाली नेता है, उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ होता है। उनकी सुरक्षा कर्मियों के मौजूदगी में वीडियो बनाते हैं वो लोग। इतना आप देखिए हौसला कितना बड़ा हुआ है कि वो अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हैं छेड़छाड़ का। आप सोचिए कि कहां हम पहुंच गए हैं। और ये जो उन्माद है जो हम लोग देखते हैं कई बार धार्मिक त्योहारों पे, ये उसी उन्माद का एक नतीजा है कि उनको लाइसेंस है। वो मान के चल रहे हैं कि उनको लाइसेंस है लड़कियां छेड़ने का, उनको लाइसेंस है कानून हाथ में देने का। और इसीलिए हौसला बढ़ता है जब पुलिस एफआईआर नहीं करती है। सोचिए, रक्षा खडसे अगर मंत्री नहीं होती तो वो एफआईआर भी नहीं होती। इतनी शर्म की बात है कि एक मंत्री को, 3 बार की सांसद को, अपनी बेटी को लेकर जिसके साथ छेड़छाड़ हुई, उसको लेकर थाने में जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन, फिर एफआईआर होती है। ये एक बहुत ही सैड कमेंट्री हमारे इस दौर की है कि स्थिति यहां तक पहुंच गई है। आप नारे देते रहे, अखबारों में इश्तिहार देते रहे बेटी बचाओ, जब आप अपनी पार्टी के अंदर अपने 30 त्योहारों में अपने आप के जो संदेश हैं वो ऐसे आते हैं कि जो हिंसात्मक होते हैं। आप समाज को एक नफरत और हिंसा की तरफ ले जा रहे हैं, तो उसमें नफरत और हिंसा आपके ऊपर भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये दोनों तरीके से बहुत अलार्मिंग है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की पुलिस काम कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति क्या है, और दूसरा कि ये जो अग्रेसिव हिंदुत्व है जो 30 त्योहारों में बेकाबू हो जाते हैं, वो किस तरफ आप समाज को ले जा रहे हैं, जहां अपने घर की महिलाओं पे आप छेड़छाड़ करेंगे, धार्मिक त्योहारों के उत्सव में छेड़छाड़ करेंगे, मोबाइल से फोटो बनाएंगे। ये आप अगर इस दिशा में समाज को ले जा रहे हैं तो ये बहुत अलार्मिंग होगा। जी बिल्कुल, ये अलार्मिंग है। और बात चर्चा हो रही है, महाराष्ट्र की चर्चा हो रही है, बिहार की चर्चा उधर उत्तर प्रदेश की भी हो रही है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है इन तमाम राज्यों की सियासत को समझना और उनमें चल क्या रहा है और इन सब का असर क्या केंद्र की सियासत पर पड़ने वाला है, ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मायावती जी ने, सुनील शुक्ला जी, अपने भतीजे को निकाल बाहर तो कर दिया, उसके बाद आज ट्वीट करने का मतलब क्या है? ट्वीट करके आखिर बताना क्या चाहती थी? जो ट्वीट, तीनों ट्वीट है, उस ट्वीट को अगर गंभीरता से पढ़िए उसको, तो लगता नहीं है कि बिल्कुल ये मायावती या उनकी पार्टी, उनकी सोच, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच, उससे मैच करता हुआ ये ट्वीट तो नहीं है। किस दिशा में, या उनके ऊपर कोई प्रेशर है मायावती के ऊपर? जरा उस ट्वीट को ले आइए स्क्रीन पे एक बार फिर और सुनील शुक्ला जी के पास चलते हैं। मायावती का ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक सामंती सोच दिखाई दे रही है उस ट्वीट में। आप देखिए, थोड़ा नीचे लाइए। पहला, बीएसपी की ऑल इंडिया
की बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित कर अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। पश्चाताप करना था और परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वो उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूं। अतः परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री कांसीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। ये कि पश्चाताप करके परिपक्वता दिखानी थी। जरा सुनील जी को ले आइए स्क्रीन पर। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि सुनील जी कि ये लिखकर मायावती जी क्या बताना चाहती हैं। आपने पार्टी से तो निकाल दिया, अब आप ये लिखकर क्या बताना चाहती हैं कि आपकी सोच क्या है, या आपके ऊपर कोई प्रेशर है? क्योंकि आप यूपी में हैं, वहां की सियासत को और नजदीक से आप देख रहे हैं। जरा आप समझाइए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अनम्यूट कीजिए प्लीज। राजीव जी, आकाश आनंद के ट्वीट को अगर आप भी पढ़ देंगे तो आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि कितना कंट्राडिक्टरी बयान है मायावती जी का। आकाश आनंद ने जो ट्वीट किए, क्या उन्होंने मायावती जी के निर्णय पे कोई सवाल पैदा किया? क्या उनकी लीडरशिप पे उन्होंने कोई सवाल पैदा किया? मायावती जी के निर्णय को लेकर के उन्होंने कोई बड़ी क्रांति कर दी? दलित राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति मायावती जी पे हमलावर हो ही नहीं सकता। वो चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे आकाश आनंद हो, चाहे देश के किसी कोने में कोई राजनीति कर रहा हो। जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो मायावती जी पर हमला नहीं कर पाते। वो भी कहते हैं कि हमारे नेता हैं। वो मायावती जी पे हमला करके आप दलित राजनीति नहीं कर सकते हैं, मैंने उत्तर प्रदेश में, या मेरा मानना है कि हिंदी बेल्ट में। आकाश आनंद दूर दूर तक नहीं सोच सकते हैं। मायावती जी का यह जो निर्णय है, क्योंकि इस निर्णय से बहुजन समाज पार्टी को कोई फायदा नहीं है। न तो आप मायावती जी का आप सोचिए कि इसी आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी से निकाला, नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटाया, फिर वापस ले आए, फिर उत्तराधिकारी घोषित किया, फिर उत्तराधिकार से मुक्त कर दिया। ये पिछले कुछ महीनों में कितनी बार उन्होंने अपने निर्णय को बदला। यह निर्णय मायावती जी का अपना निर्णय बिल्कुल नहीं है। यह निर्णय दबाव में लिया गया एक निर्णय है। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के होने के टैग से मुक्त करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने राजनीतिक वक्तव्यों से, बीजेपी के खिलाफ अपनी आक्रामकता से और अपने मूवमेंट की बात को लगातार कहते रहने से। यह बीजेपी के लिए कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। आकाश आनंद का पार्टी के भीतर लगातार मजबूत होते रहना या पार्टी के लोगों के बीच में उनका संवाद बेहतर होते चले जाना, भारतीय जनता पार्टी का जो हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है बीएसपी में, उसको कमजोर करता है। बीएसपी इसको आकाश आनंद को पार्टी से निकाल करके या पद से मुक्त करके बीएसपी को क्या मिलेगा? कौन विकल्प के रूप में उनके सामने है? ऐसा कौन सा वक्ता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों के बीच मायावती जी के अलावा बेहतर संवाद कायम कर सके, जिसको पिछले कुछ दिनों से सामने रखा है? और मायावती जी ने तो अब एक ऐसा नेता आप नहीं गिना सकते हैं जो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काल से बीएसपी में रहा हो और आज ही बीएसपी में हो। बीएसपी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। बीएसपी को भारतीय जनता पार्टी नहीं पनपने देना चाहती। बीएसपी का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी केवल इस रूप में ही करना चाहती है कि वह गैर भाजपा मतदाताओं के बीच में बंटवारे का एक माध्यम बन सके, खुद ताकतवर हो जाए, या एक उसके पास इतनी राजनीतिक ताकत हो जाए, यह भारतीय जनता पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों? कि वह दलित मतदाताओं में भी अपनी पैठ को बढ़ाना चाहती है, जो बीएसपी के रहने पर उतना संभव नहीं है। निश्चित रूप से उसने लिया है, उसका एक हिस्सा उसने शेयर किया, उसके मतदाता उसके साथ गए हैं, लेकिन जो 2014 में, जो 2019 में माहौल था, वो 2024 में नहीं था। जो दलित मतदाताओं की दूरी
समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ रही है वो दूरी घटी है। यह बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। आकाश आनंद को किसी भी अनिल सिद्धार्थ को आपने हटा दिया, उनके जो ससुर जी उनको आपने पार्टी से निकाल दिया, ठीक है चलिए, उनको तो और पदों से आपने निकाला हुआ है, लेकिन चेहरा जो है वो आकाश आनंद है और वो आकाश आनंद बन रहे थे। और मेरा अपना मानना यह है कि इस बात को यह संभव है कि मायावती जी इसको रियलाइज करें कि यह किस तरह का निर्णय हुआ जी। लेकिन इस राजनीति से बीएसपी को कोई फायदा होने वाला है बिल्कुल नहीं है। इस निर्णय से अपने आप को फायदे में भारतीय जनता पार्टी महसूस कर सकती है। यह उन लोगों को, ये जो इंडिया दल समूह के लोग हैं जिनके बारे में आरोप लग रहे हैं या जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी निकटता आकाश आनंद की और उनके ससुर के संपर्क बढ़ते चले जा रहे थे या उनके संपर्क में थे, हो सकता है कि वो निकटता और बढ़ती चली जाए, क्योंकि उनको भी यह पता है बहुजन समाज पार्टी का हित चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो उस टैग से मुक्त हो कि वो बीजेपी के प्रभाव में है। और मायावती जी अपने निर्णय से इस टैग को मुक्त नहीं कर पा रही है। यह भी निर्णय उसी दबाव का लिया गया ही निर्णय है। आकाश आनंद को हटा करके मायावती जी यह संदेश नहीं दे पाएंगी कि वह किसी विद्रोह के कारण से उन्होंने आकाश आनंद को हटाया, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। ऐसा कोई भी काम नहीं, आप कोई किसी दृष्टांत को इस अपने पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया। पिछली बार जब हटाए गए थे तब उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारे नेता हैं, जो उनका निर्णय है वो मुझे मान्य है। क्या उन्होंने कभी बात कही क्या कि नहीं हम नई पार्टी बना लेंगे, हम पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, हम नए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? कोई इस तरह का बयान दिया है? उनके लीडरशिप को लेकर कोई सवाल पैदा किया? कभी नहीं किया। तो जब कोई व्यक्ति, और या आप कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का कोई दृष्टांत आप दे सके? तो मायावती जी ने तो अब क्यों निर्णय लेती हैं ये तो किसी के समझ के परे है। एक भी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो लगातार इस आंदोलन के साथ जुड़ा रहा हो, वामसेफ आंदोलन के साथ जुड़ा रहा और बीएसपी के साथ लगातार बना रहा, वो आज पार्टी में नहीं रह गया। आज ही देखिए, फिर 24 घंटे में जो आप दिखा रहे तमाम नेताओं को 4 नेताओं को उन्होंने निकाल दिया। कोई मतलब आप रखना किसको चाहते हैं? आप अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए किसको अपने साथ बनाए रखना चाहती है? तो मायावती जी के ये इन निर्णयों को अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं को जो पार्टी अपने साथ बनाए नहीं रख सकती है, और वह तो इन निर्णयों को किस दृष्टि से आप देखेंगे सिवाय इसके कि बात घाती है, इससे पार्टी का नुकसान है। इनका जो बिखरता हुआ सिजरा है वो कैसे जुड़ पाएगा जब आपके पास लोगों के बीच में जाने वाले चेहरे ही नहीं होंगे? और अगर इनकी स्थितियां ये आज बनती हैं तो कोई ये दबाव में लिया गया निर्णय नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये पार्टी नेतृत्व द्वारा पार्टी के हित में लिया गया निर्णय? और अगर यह विवाद जितना बढ़ेगा, मेरा मानना है कि उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, उससे इंडिया दल समूह को फायदा होगा। वो ताकतें मजबूत होगी जो हिंदुत्व के खिलाफ राजनीति करती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपको भी लगता है क्या कि यहाँ पर मायावती का ये जो एक्ट है जो उन्होंने किया है, इससे मायावती और कमजोर होंगी, इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत होगा? राजीव जी, 2 बातें हैं, जो दिख रही हैं वैसी वो अलग है और जो है वो अलग है जी। जो सूचनाएं छन छन कर आ रही उसके मुताबिक पूरा खेल टिकटों को देने में, पिछले चुनाव में टिकट बांटने में, और टिकटों को बांटने के बजाय कहना चाहिए बेचने से मिलने वाले धन को लेकर ही ये बात भी कही जा रही है। तो अंदरूनी कहानियां कुछ और है और मायावती जी ने कोई और बात कह रही हैं उन्हें, क्योंकि आम्बेडकर जी की याद आती है, बहुजन समाज की बात आती है। मायावती जी की छवि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कैसी है ये वो जानते हैं, पूरा देश जानता है। जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, अभी महिलाओं की सुरक्षा महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर बात हुई थी, तो आप हरियाणा को देखिए जहां हिमानी नरवल का केस हुआ है। वो 22 साल की युवती जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, उसकी लाश एक सूटकेस में मिलती है। जो युवती राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में श्रीनगर तक पहुंची थी हरियाणा से, उसकी लाश मिलती है। और
अब कहा जा रहा है कि उनके लाश के पीछे जो कहानी, हत्या के पीछे जो कहानी, वो बताई नहीं जा रही। मध्य प्रदेश में रविंद्र भवन में, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक रविंद्र भवन है, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है, वहां पार्किंग में एक आदिवासी युवती के साथ बलात्कार की खबर होती है और नाम आता है एबीवीपी के एक पुराने नेता का। यानी जिन लोगों को बचाने का की जिम्मेदारी है, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पार्टी के लोगों पर है, वहीं पर वे ही महिलाओं की, लड़कियों की, बहन बेटियों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार नहीं है। तो ये सारी बातें इस देश में हो रही है। महाराष्ट्र हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह यही हाल है। तो कानून व्यवस्था की बात करने वाली सरकार अब कहां पहुंची है, ये तो हद है। अब मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, वो ये कहते हैं कि जनता को भीख मांगने की आदत पड़ गई है, आते हैं तो हमें गुलदस्ता देते हैं और शिकायतों का बंडल दे देते हैं, तो हम क्या करें, भीख मांगने की आदत छोड़िए। ये धारणा सरकार में आने के बाद वे ये नहीं कहते कि हमने आपसे कहा था 3,000 रुपये महीना देंगे बहनों को, दे नहीं पा रहे हैं, 1250 देना मुश्किल है, उसमें भी 3 लाख बहनों की कमी हो गई। वे नेता, वे मंत्री बीजेपी के अब ये नहीं कह रहे कि हमें मुफ्त की खोरी चाहिए, हमें मुफ्त की पेंशन चाहिए, मुफ्त की यात्राएं चाहिए, मुफ्त की गाड़ी चाहिए, मुफ्त का बंगला चाहिए, लेकिन वो ये आरोप लगाएंगे कि देखिए 60 साल से ऊपर के लोगों को ट्रेन में अगर हम डिस्काउंट देंगे तो हमारी रेलवे बर्बाद हो जाएगी, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। तो बीजेपी के नेताओं के दोनों चेहरे उजागर हैं और लोग अब आजिज आ चुके हैं। चुनाव में बीजेपी को गिरते वोटों से ये बात साबित है कि लोग अब किस तरफ जाना चाहते हैं। राजीव जी, ये इम्पोर्टेंट है। जरा धनंजय जी क्या कहेंगे आप, अगर हम मायावती का जिक्र कर रहे हैं तो, और उसमें भी क्या आपको भी लगता है कि मायावती यहाँ पर, एक तो आकाश आनंद का दूसरा पहलू जो है वो बता रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कि ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ एक प्रेशर भी नज़र आता है मायावती के ऊपर, और आपको भी लगता है क्या कि वो प्रेशर भी है यहाँ पे? प्रेशर भी नहीं, प्रेशर ही है। और प्रेशर ही इसलिए है कि आकाश आनंद को कुछ महीने पहले ही लाया, उसके पहले एक बार निकाल चुके हैं, तो 2 बार लाया, 2 बार निकाला। क्यों लाया, क्यों निकाला? आकाश आनंद पे कोई आरोप नहीं है। आरोप है उनके ससुर जी पर। आरोप ये है कि वो जो है इंडिया गठबंधन के करीब लाना चाह रहे हैं बसपा को। उनको लग रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, अभी जो दबंगई की बात कर रहे थे, मारपीट की बात कर रहे थे, लड़कियों की सुरक्षा की बात कर रहे थे, सबसे खतरनाक स्थिति अगर कहीं प्रदेश में, देश में है तो उत्तर प्रदेश है। बिहार के लिए जंगल राज खूब प्रचारित किया गया, जंगल राज है, जंगल राज है। जब भी बीजेपी सत्ता में हटती है बिहार में भी जंगल राज आता है। ये जंगल राज गढ़ा किसने? ये जंगल राज गढ़ने वाले लोग वही गटर मीडिया के लोग हैं, वही सवर्णवादी सोच के पत्रकार हैं। और उत्तर प्रदेश में जंगल राज का भी आगे है, जंगल राज से कुछ आगे अगर हो सकता है वो भी मान लीजिए। और जो महाराष्ट्र में जो खड़से साहब का बहुत बढ़िया बताया प्रशांत भाई ने कि एकनाथ खड़से जी जो है पुराने ताकतवर नेता रहे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे वो, लेकिन अचानक ये कूद करके आ गए, वो दूसरी बात है। उनकी बहू को टिकट दिया गया, बहू जो है उनकी बेटी के साथ छेड़खानी होती है। और प्रशांत भाई पुलिस वाले भी वहां साथ में थे, ऐसा नहीं खाली लड़कियां गई थी, पुलिस के लोग भी, जवान सिक्योरिटी गार्ड्स में थे, बताया भी कि ये कौन है। बावजूद इसके एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग बताए जा रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग हो चाहे कोई हो, वो किसी कोई संबंध नहीं हो सकता। सवाल है कि जो दलित वंचित समाज के लोग हैं, क्या उनकी बेटियां, उनकी स्त्रियां सुरक्षित हैं? वो उत्तर प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, गुजरात चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, महाराष्ट्र आ जाइए, तमाम बीजेपी के प्रदेशों में। आप मणिपुर में क्या देखा, क्या बदलाव आया मणिपुर में? आपने असम में क्या देखा, क्या बदलाव है असम में? अब जो कह रहे हैं प्रकाश भाई कि बीजेपी का वोट गिर रहा है या क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इतना जंगल राज, मतलब जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां कोई कानून व्यवस्था काम करती दिखाई नहीं पड़ रही है। एक व्यवस्था काम कर रही है, दबंगई। जो दबंग है वो किसी जात का हो, जो दबंग है वो चलेगा, जो दबंग नहीं है, जो मारपीट नहीं कर सकता है, वो नहीं चलेगा। और दिक्कत की बात यह है राजीव भाई
कि पुलिस के भीतर वो सांप्रदायिक भाव, वो दलित विरोधी भाव भर दिया गया है। जो पुलिस के जवान हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, खाली नेताओं में ये संकट नहीं है, वो तमाम उन लोगों में है जो प्रशासन में है, शासन में है, और उनको कोई भय नहीं है। लेकिन आप बिहार में अगर बात करिएगा तो बिहार थोड़ा अलग दिखाई पड़ता है, और इसलिए दिखाई पड़ता है कि बीजेपी वहां कमजोर पड़ती है। कल बीजेपी अगर वहां आ जाती है, मान लीजिए, तो फिर तो बिहार का भी भगवान मालिक है। तो मैं कहूंगा आकाश आनंद को जिस तरह से मायावती जी ने बेइज्जत किया, मैं तो बोलूंगा बेइज्जत किया है, और आकाश आनंद उनके भतीजा है तो क्या हुआ। मैं उनको पसंद करता हूं इसलिए कि बहुत बढ़िया बोलते हैं, उनकी आवाज में दम है और ईमानदारी से बोलते हैं। आप अभिषेक बनर्जी को याद कीजिए, संसद में जिस तरह से मोदी जी के खिलाफ बोला था, बहुत बढ़िया आवाज। अगर आकाश आनंद को मायावती पार्टी का नेता बनाती है और वो बोल दिया था, वो सही तरीके से निभा रहे थे, लेकिन सही तरीके से निभाना ही बीजेपी को नहीं मिलता है। बीजेपी के खिलाफ अगर खड़ा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो उनको चाहिए ऐसा जो है। और राहुल गांधी के बयान को जोड़ लीजिए, वहां से सिलसिला बिगड़ा है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि हमने तो इंडिया गठबंधन में बुलाया था मायावती जी नहीं आई। उस पर क्या कहा मायावती जी ने? मायावती जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग जो कहते हैं ये तो खुद पार्टी बी है, दिल्ली में लड़ाई लड़े तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़े। तो ये बीजेपी की बी टीम बता देती है ये कांग्रेस पार्टी। तो मुझे लग रहा है मायावती का खेल जो है वो सत्ता में अब बहुत दूर हो गया है, और वो बीजेपी के साथी है, और बीजेपी से उबरना, हाँ, कल को केंद्र में बीजेपी की सरकार हट जाती है, फिर देखिएगा मायावती कैसे कूदने लगेंगी, फिर सिनेरियो बदल जाएगा। तो मूल मुझे लग रहा है कि जो आम आदमी कितना परेशान है, नहीं परेशान है, परेशान तो मुझे दिखाई पड़ता है। मैं बार बार बोलता हूं, मैं महाराष्ट्र में ही बोल चुका था कि आम आदमी परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, शेयर बाजार से परेशान है, गुंडाई से परेशान है, एजुकेशन नहीं है, वहां प्राइवेटाइजेशन है उससे परेशान है। लेकिन परेशान लोग वोट क्यों दे देते हैं बीजेपी को, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्या कुंभ में नहाने के लिए दिया था? अभी देखिए जो 75 टैंक जा रहा है, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा रही हैं पानी लेकर के, गंगा जल लेकर के, कि सबको नहाएंगे, वो तो पूरे देश में भेज देना चाहिए। बीजेपी यही तो चाहती है कि अब ट्रेन से जो है भिजवाए पूरे देश में। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो खेल कर रही है उसका एकमात्र खेल है हिंदू मुसलमान, और इसीलिए नया उनका एजेंडा चला है कि कांग्रेस को कैसे मुसलमानों की पार्टी साबित करे। अब कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी साबित कर पाते या नहीं कर पाते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संविधान सम्मित पार्टी है, ये राहुल गांधी साबित करने में लगे हुए। जी बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा अमलेंदु जी। मायावती की सियासत, राजीव जी, फिलहाल तो मायावती जी सियासत कर ही नहीं रही है। लग तो ऐसा रहा है कि व्यापार कर रही है और अच्छे से कर रही है। तो जो कर रही है बहुत ईमानदारी के साथ कर रही है, ये आप समझ सकते हैं। चूंकि अगर सियासत कर रही है तो आकाश आनंद को पार्टी से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये राजनीति तो कम से कम नहीं हो सकती। और अगर यही राजनीति है तो राजनीति फिर भगवान भरोसे है, फिर तो अल्लाह मालिक है ऐसी राजनीति का। अगर यही कर रही है, यानी आप उसे उत्तराधिकारी मानिए या मत मानिए, लेकिन एक नेता जिसके अंदर एक स्पार्क है, जिसके अंदर एक आग है राजीव जी, और यही समय होता है कि इस समय मुझे हो सकता है राजीव जी ये मिली भगत भी हो कि भाई बीजेपी से बचा के भी चलना है और नया नेतृत्व भी तैयार करना है। तो आग में तप कर निकलो आकाश आनंद और संभाल लो, हम तो अब व्यापार करेंगे, तुम राजनीति करो। तो ये भी हो सकता है कि अब जो धीरे धीरे सब सरका दिया जाए, क्योंकि इस तरीके का हम उत्तर प्रदेश में एक दल में और देख चुके हैं कि ऐसे ही हुआ था थोड़ा सा खेल चाचा भतीजा वाला। तो अब हो सकता है ये भी यहाँ बुआ भतीजे वाला इसी तरीके का कुछ खेल हो सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है राजनीति, वो ये लग रहा है कि ये राजनीति तो कम से कम नहीं है, और अगर यही राजनीति है तो फिर बीएसपी का अल्लाह मालिक है राजनीति। जी, बीएसपी का अल्लाह मालिक। चलिए देखते हैं आने वाला वक्त मायावती को कितना मजबूत करता है, उनकी सियासत कैसे मजबूत होती है, ये देखा जाएगा। चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में बाकी है, लेकिन उससे पहले क्या देश की सियासत में एक बार फिर हम चुनावी हलचल देखेंगे, ये भी आने वाला वक्त बताएगा, वो भी जल्दी बताएगा, क्योंकि बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी ये हम लोग देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, आपका बहुत शुक्रिया।